स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सीखने को बनाए और भी आसान और मज़ेदार। कई बार बच्चों के प्रश्न होते हैं कि मैम हल चिन्ह और हलंत में अंतर क्या है। तो आज का हमारा जो विषय है वो हम अंतर स्पष्ट करेंगे। हल चिन्ह और हलंत किसे कहते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और इनके कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझेंगे। कहा जाता है कि तांडव के बाद जब भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया तो वो डमरू उन्होंने 14 बार बजाया और उस 14 बार जो डमरू बजाने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न हुई उनसे महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। तो आज हम बात करते हैं हलंत और हल चिन्ह की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हलंत का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। सरल भाषा में हम देखते हैं तो हल जमा अंत यानी हल का अंत। हल हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको खड़ी पाई दिख रही है, यानी जो शब्द के अंत में आखिरी वर्ण है, अक्षर है, तो उसमें के बाद जो एक चिन्ह लगता है उसको हम हलंत कहते हैं। संस्कृत के जितने शब्द हैं उनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमने हिंदी में ले लिए गए हैं। तो हम बात करते हैं जैसे तत्सम शब्द, तत् जमा सम, तत् जमा सम। तत् मतलब उसके, सम माने समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे लिखे गए थे उसी रूप में हमने उनको हिंदी में ले लिया है। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि जो हलंत है वो संस्कृत शब्दों में लगता है। अब यहां पर हमने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, एक बार हम समझते हैं। तो पहला शब्द है महान। तो इसमें महान हिंदी में अगर लिखेंगे हम तो इसमें हम ना के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम इसका प्रयोग संस्कृत में करेंगे तो ना के नीचे इस प्रकार से हलंत लग जाएगा। अगला शब्द है जगत। अगर जगत में हम हिंदी में इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो हलंत नहीं लगेगा, लेकिन जब यही जगत शब्द हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो यहां नीचे उसके हलंत लग जाएगा। अगला शब्द है विद्वान। विद्वान, यहां पर मैं ये चिन्ह लगाऊंगी, ये यहां पर हल चिन्ह है, यहां ये हलंत नहीं है और यहां पर ये हलंत है। यहां पर ये चिन्ह क्यों लगाया गया है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अगला शब्द है अहम। अहम, मी या माई सेल्फ, अहम। अगला शब्द है राम। राम का ये शब्द रूप है, यहां पर मैंने पहले से ही हलंत लगाया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जलम, जल, संस्कृत में जलम, ग्राम, ग्रामम। तो हमने ये देखा कि जितने जो ये पाई थी वो जैसे ना था तो ना के पीछे हमने हलंत लगा दिया। जगत, ताके नीचे हमने हलंत लगाया। विद्वान, विद्वान में हमने ना के नीचे हलंत लगाया। अहम में हमने हलंत लगाया। रामम में हमने हलंत लगाया। जलम में हमने मां के नीचे हलंत लगाया और ग्रामम में हमने मां के नीचे हलंत लगाया। ऐसा नहीं है कि हलंत का प्रयोग केवल ना और मां में ही होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें हलंत का प्रयोग होता है। तो अब हम बात करते हैं, तो ये तो बात हो गई हलंत की। अब हम समझते हैं कि हल चिन्ह क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो जो व्यंजन हैं मैंने यहां पर जो लिखे हुए हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के सहायक हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने सारे व्यंजन हैं वे व्यंजन किस प्रकार के हैं। व्यंजन को एक आवश्यकता होती है स्टिक की या लाठी की, यानी उनको स्वरों की आवश्यकता होती है। यदि स्वर व्यंजन के साथ मिल जाता है तो उसकी जो ये लाठी है, जो स्टिक है, वो हट जाती है। अब हम समझते हैं वो कैसे। देखिए यहां पर मैंने लिखा है का, लेकिन जब हम का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें आवाज आ रही है का, लेकिन तो उसमें का और आ दोनों आ गए, यानी स्वर भी आ गया और व्यंजन भी आ गया। लेकिन जब मैं इसको इस प्रकार से यहां पर व्यंजन के नीचे ये स्टिक लगा देती हूँ, ये छड़ी लगा देती हूँ, तो ये व्यंजन कैसा है, ये आधा है।
लिखा मैंने पूरा है ये का, लेकिन मैंने हल चिन्ह लगा करके मैं ये एज्यूम कर रही हूं कि आधा है। उदाहरण के द्वारा हम इसको और अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अगला शब्द है खा, तो ये मैंने यहां पर हल चिन्ह लगा दिया, खा। अगला व्यंजन है हमारा ग, तो मैंने यहां पर भी इसके नीचे हल चिन्ह लगा दिया। अगला हमारा व्यंजन है ड, यहां भी मैंने हल चिन्ह लगाया। इसके बाद द, इसके नीचे मैंने हल चिन्ह लगा दिया। टा, इसके नीचे मैंने हल चिन्ह लगा दिया। चा, इसके नीचे मैंने हल चिन्ह लगा दिया। झा, इसके नीचे मैंने हल चिन्ह लगा दिया। तो आपने देखा कि ये सारे व्यंजन हैं, व्यंजन मैंने पूरे लिखे हैं, लेकिन हल चिन्ह लगा करके मैंने इनको आधा बना दिया है। इसका अर्थ है कि जब व्यंजनों के नीचे हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो व्यंजन लिखे तो पूरे जाते हैं, लेकिन हम उनको आधा मान करके चलते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं शब्द लिखा मैंने, मान लीजिए मक्खन, लेकिन क्या ये जो शब्द मैंने मक्खन लिखा है ये सही है? नहीं, क्योंकि इस व्यंजन को मैं आधा लिख सकती हूं, तो मुझे इसके नीचे हल चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए किस प्रकार, मक्खन, तो जब ये का है, ये का व्यंजन जब वाक्य में प्रयोग हुआ या जिससे हमने शब्द बनाया, तो हमने क्या किया, इस का को पूरे के स्थान पर हमने क्या किया, इसको जो आधे के स्थान पर हमने इसको यहां आधा लिख दिया और इसको हमने हल चिन्ह को हटा दिया। अब हम देखते हैं, तो इस प्रकार से आपने देखा का के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, खा के नीचे लगा हुआ है, गा के नीचे हल चिन्ह है, डा के नीचे हल चिन्ह है, दा के नीचे हल चिन्ह है, टा के नीचे हल चिन्ह है, चा के नीचे हल चिन्ह है और झा के नीचे हल चिन्ह है। यानी हम हल चिन्ह लगा करके हम ये मान रहे हैं कि ये जो व्यंजन हैं ये आधे हैं। अब अगला हम शब्द लिखते हैं ख्याति। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, फेम। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर ख्याति को हल चिन्ह हटा दिया, हमने खा आधा प्रयोग किया। उसके अलावा हम दूसरा शब्द लिखते हैं मग्गा, तो यहां पर हमने हल चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमने इसको आधा लिख दिया। अगला शब्द अगर हम लिखते हैं, इसका भी मैं सोच, इसके बाद अगर हम लिखते हैं गद्दा, गद्दा। इसके बाद अगर हम शब्द लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं गड्डी, गड्डी नोटों की गड्डी या किसी प्रकार की ढेर। इसके बाद हम देखते हैं टा, टा व्यंजन जिसके नीचे हमने हल चिन्ह लगाया हुआ है, मिट्टी, बच्चा, और इसके बाद आएगा झज्झर, इसका शब्द दूसरा लिखा जाएगा, एक बार मैं लिखती हूं, ये झज्जर, शब्द झज्जर, यह स्थान हरियाणा में है। अब देखिए हमने यहां पर जहां हल चिन्ह लगाया था, लेकिन जब हमने इसका शब्द बनाया है तो हमने क्या किया, उस हल चिन्ह को हमने हटा दिया है। लेकिन कुछ वर्ण तो ऐसे थे, कुछ व्यंजन तो ऐसे थे कि जिन्होंने आधा लिख करके हमने काम चला दिया, शब्द बन गए,
लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन खड़ी पाई के होते हैं, जैसे हमने ये देखा, ये खड़ी पाई, और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो गोलाकार आकार लिए होते हैं। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजन थे उनको तो हमने आधा कर दिया और हमने शब्द बना दिया, लेकिन जो गोलाई वाले होते हैं उनको हम आधा नहीं लिख सकते, उनको हमें पूरा लिखना पड़ता है। और हल चिन्ह लगा करके हम ये अज्यूम करते हैं कि ये अक्षर या ये व्यंजन आधा है, जबकि वास्तविकता में उसको हम लिखते पूरा है। एक बार उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने उदाहरण से लिखती हूं मैं डा, लेकिन अगर मैं डा को इस प्रकार से लिखूंगी ऐसे, तो क्या मुझे समझ में आएगा? क्या मुझे लगेगा ये टा है, ठा है या डा है? तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो स्पष्टीकरण के लिए हमें क्या करना है, हम डा को पूरा लिखेंगे और उसके नीचे ऐसे हल चिन्ह लगा देंगे। तो डा हमने पूरा लिखा, लेकिन हल चिन्ह लगा करके हमने उसको आधा बना दिया। अगला उदाहरण देखते हैं, दा। अब दा को क्या हम ऐसे आधा लिख पाएंगे, हम समझ पाएंगे ये क्या है? नहीं। तो स्पष्टता कब आएगी? जब इस व्यंजन को हम पूरा लिखेंगे और हमने यहां पर इसको हल चिन्ह लगा दिया। यहां हमने व्यंजन पूरा लिखा है, लेकिन हमने हल चिन्ह लगा करके उसको आधा बना दिया है। अब बात करते हैं टा की। अब अगर मान लीजिए टा को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या हम समझ पाएंगे ये डा बनाया है, दा बनाया है, टा बनाया है या ठा बनाया है? तो वो स्पष्टता नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको टा पूरा बनाएंगे और इसको ऐसे हल चिन्ह लगा करके आधा अब ये व्यंजन माना जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं हम ठा, ढा या ठा। तो देखिए, हमने जैसे मान जितने भी गोलाकार या जिस प्रकार से जो भी जितने व्यंजन है वो गोलाकार बनावट के गोलाई लिए हुए हैं, उन सबको हम आधा नहीं लिखेंगे, उनको पूरा लिखेंगे। और पूरा लिखने के बाद नीचे हल चिन्ह लगा करके हम उनको एज्यूम करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये व्यंजन हल चिन्ह लगने के बाद आधे हो गए हैं। अब देखिए, इस प्रकार से इसको भी पूरा कर देते हैं और तो मैं आशा करती हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हलंत वाले शब्द हैं, हलंत हमेशा जो शब्द बनाया है उसके आखिरी व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे यहाँ ना के नीचे लगा है, यहाँ ता के नीचे है, यहाँ ना के नीचे है, यहाँ माँ के नीचे है, यहाँ रामम में माँ के नीचे है, जलम में माँ के नीचे है और ग्रामम में माँ के नीचे है। और हल चिन्ह है वो शब्द के बीच में लगाया जाता है। और जहां वो चिन्ह का प्रयोग होता है हम ये अज्यूम करते हैं कि ये आधा व्यंजन है। उदाहरण आपके सामने है, का, ख, ग, ड़, द, ट, च, झ। और जब हमने इसको आधा लिख करके शब्द बनाया है तो देखिए, का को मैंने आधा किया तो मक्खन बन गया, खा को मैंने आधा यहाँ शब्द में प्रयोग किया तो ख्याति बन गया, गा मैंने आधा प्रयोग किया तो मग्गा बन गया, दा मैंने आधा प्रयोग किया तो गद्दी बन गई, दा मैंने आधा प्रयोग किया तो गद्दा बन गया, टा मैंने आधा व्यंजन प्रयोग किया तो मिट्टी बन गया, चा मैंने आधा व्यंजन प्रयोग किया तो बच्चा बन गया, और जहां मैंने व्यंजन आधा प्रयोग किया तो झज्जर बन गया। तो यहाँ हल चिन्ह लगे हुए थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर शब्द में लिखा तो हमने उस हल चिन्ह को आधा बना, या हमने उस व्यंजन को आधा बना दिया। लेकिन जहां आधा बनाना सक्षम नहीं था वहां हमने क्या किया, उसको हल चिन्ह के द्वारा बनाया उसको पूरा, लेकिन हमने ये माना कि ये आधा है। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके मन में जो संशय था, जो भ्रम की स्थिति थी हलंत और हल चिन्ह को लेकर के, वो स्पष्ट हो गई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ अपने उन सब्सक्राइबर का जो हम में विश्वास जता रहे हैं। तो मिलते हैं
एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।